कि आप अध्याय एक का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं। अध्याय एक आपका ये पार्ट 4 है और पार्ट 3 और 2 और एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा बुक का संक्षेप दिया में बताया गया है और आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। संक्षेप में लिखे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका आप उत्तर खुद दे सकते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? देखो, आपको प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। अब आपको देख लीजिए, प्रति व्यक्ति की भी आय जरूरत पड़ती है, औसत साक्षरता स्तर की भी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को जरूरत है। किसी देश को अगर अब आप उपरोक्त सभी देख लीजिए, प्रश्न का उत्तर भी नीचे है और आप चाहे तो वीडियो पॉज कर इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? देखे थे आप, श्रीलंका 76 पे था और भारत 100 से ऊपर था, आपका 150 पे था। और देख लीजिए, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आप देखिए श्रीलंका, आप इसको आंसर मिल जाएगा। और मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये हैं तो चौथे परिवार की आय, अब आप चाहे तो खुद रफ में भी कर सकते हैं। आप जैसे 4,000 और 7,000, 7,000 11,000 और 3 14,000 हुआ और 4 को 5 से आप गुणा कर दीजिए प्रति व्यक्ति आय को। अगर आप 5,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 20,000 होगा और 20,000 में से सर आप 14,000 जब आप घटाएंगे तो जो 6,000 रुपया निकलेगा आपका, वही एक चौथे व्यक्ति की आय समझ लिए होगा। उत्तर आप तो देख लीजिए। और विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई एक सीमाएं हैं तो क्या? आप पढ़े थे 12,056 और $995 का, वही डाटा भी देखिए आप। विश्व बैंक के विभिन्न वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय, अब देखिए, अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, 2017 के अनुसार का डाटा मैं बता रहा हूँ, 12,056 से अधिक है, उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है। और आय समझा जाता है और कम आय के देशों में कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है। सही है। जो भी लोगों को पसंद है और उनके पास होना चाहिए, वह उन सभी चीज़ों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। ये सही बात है। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड माना जाता है। अब आपको देखिए 2006 का डाटा दिया। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के साथ आप ऊपर पार्ट 3 में आप देखेंगे। 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह समृद्ध देश। अब 2017 का डाटा 12,056 था और इसका 2004 का डाटा हुआ। समृद्ध हैं और वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय देश कहा जाता है। 2017 के अनुसार 950
95 कर दिया गया था और 2004 में 825 था। निम्न आय देशों के वर्ग में आता है भारत निम्न आय के देशों, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष था। अब तो 2017 का जो डाटा था उसमें तो 1820 हुआ, माने 3 गुना कम से कम बढ़ा इसका। अब सीमाएं पे हैं, देखिए आप। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता। ये भी तो जरूरी है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्याएं विभिन्न होती हैं। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चलता है। इसलिए राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण का मापदंड अच्छा मापदंड नहीं है। ये भी सही बात है। कहीं पर जैसे श्रीलंका में कम जनसंख्या है तो भारत का ज़्यादा जनसंख्या है तो आय भी कम हो सकता है। और उसको आप आय को निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसा कि पार्ट 2 में बताया गया है। आप पार्ट 2 को देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अब यूएनडीपी के बारे में कहा नहीं था, आप यूएनडीपी के पूर्ण विस्तार जरूर लिख लीजिए कहीं पर। ये आपके पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये सब तो यूपीएससी में पूछा ही जाता है। विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। देखिए आप, बैंक का जो मापदंड है वो तो केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। ये बात सही है। आप अगर कहीं नौकरी करना चाहेंगे तो थोड़ी नहीं सोचेंगे कि कोई आपका मालिक गाली दे और गलूज दे। आप तो सोचेंगे थोड़ा बहुत साथ में रह के, कोई ऑफिस में या सरकारी नौकरी में रहते हैं तब भी आप लोग। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। आप यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। लोगों का स्वस्थ मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वस्थ या दीर्घायु। दीर्घ माने अधिक आयु। विभिन्न देशों के लिए जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक है वह मानव विकास की दृष्टि से ही अधिक विकसित देश माना जाता है। अब मानव विकास की दृष्टि एक अलग डाटा हो गया, और उसमें तो विश्व बैंक का डाटा दिया हुआ था। शैक्षिक स्तर मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड है, ये भी देख लीजिए। किसी देश के साक्षरता दर जितनी ज़्यादा, साक्षरता दर के बारे में आप पढ़े होंगे ऊपर। साक्षरता दर कहा जाता है कि 7 वर्ष से अधिक जितने साक्षर व्यक्ति का उनको कहा जाता है होगी। जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा। यह दर यदि कम होगी तो उसे देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। अच्छा, अगर कम होगा तो। प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का तीसरा मापदंड है। देख लीजिए आप, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का तीसरा मापदंड है। पहला आप स्वास्थ्य देखेंगे, और दूसरा शिक्षा, और तीसरा ये प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय।
जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है होगी, उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। और अच्छा जीवन स्तर के लिए पहचान है कि देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जाएगा। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में और 84 देशों को मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों को विकास के निम्न स्तर में रखा। आप ये डाटा आप जरूर याद कर लीजिए, पेपर में भी आ सकता है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है, बोर्ड में तो आ ही सकता है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। अब आप देखिए, जैसे कि देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से निकाली जाती है। इससे हमें देश के विकास के स्तर का पता चलता है। किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं आती हैं। अब समस्या भी देख लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है। औसत से किसी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इससे असमानताएं छिप जाती हैं। उदाहरणतः किसी देश में रहने वाले 4 परिवार में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 रुपया। आप ऊपर के एक उदाहरण दिया था, उसी का डाटा दे रहे हैं, लगता है कमा रहा है, जबकि दूसरे देश के परिवार 9,000 10,000 के बीच कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश की आर्थिक समानता बहुत ज़्यादा है और जबकि दूसरे देश के नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। इस प्रकार औसत के तुलना के लिए तो उपयोगी है, किंतु इससे असमानताएं छिप जाती हैं। कोई गरीब, जैसे गरीब का भी डाटा देख लेते हैं और अमीर का भी कम हो जाता है और गरीब का भी ज़्यादा हो जाता है। इससे यह पता नहीं चलता है कि यह लोगों में किस तरह वितरित है। आपका ये है क्वेश्चन नंबर 7। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं। ये तो आप सही है। और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। आप देखिए आप इसका क्या कह रहे हैं। यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो आय के अलावा अन्य लक्ष्यों को भी देखते हैं। आप चाहे तो एक क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लिखने के लिए थोड़ी ना सोचते हैं। बहुत कम बच्चे सोचते हैं कि लिखना पड़े, तो वो सब तो मोबाइल के चाहते, मोबाइल में सब लिखा रहे ताकि दिक्कत ना पड़े। लेकिन आप लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका 10th का बोर्ड है और 10th के बोर्ड में लिखा जाता है, MCQ थोड़ी नहीं आता है। MBBS का आप थोड़ी नहीं पेपर देंगे। ये डाटा आपका पंजाब, केरल और बिहार का है। इसमें प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, आप देख लीजिए। 2002 और 2003 में प्रति व्यक्ति है। पंजाब का 26,000 था
और केरल का 22,800 था और बिहार का 5700 था। और यहाँ पंजाब और केरल और बिहार के तुलनात्मक आंकड़े आप देख सकते हैं। ये 2003 का डाटा है। पंजाब का 49 था और साक्षरता शिशु मृत्यु दर 49 था। शिशु मृत्यु दर के बारे में आप ऊपर देख चुके हैं। अब आपको उसका विस्तार थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे आप 1,000 में से जितने व्यक्ति जितने बच्चे 1 साल से पहले माने पहले जन्मदिन से पहले मर जाते हैं, उसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर के बारे में आप देखिए। साक्षरता दर आपको 7 वर्ष से अधिक लोग जो लिखने पढ़ने में साक्षर हैं। अब देखिए पंजाब का 70 था प्रतिशत में दिखाया गया। और निवल उपस्थिति माने कि क्लास में उपस्थित के लिए कक्षा 1 से 5 1995-96 का डाटा। ये पंजाब में 81 था। अब केरल में देखिए आप 11 था, क्योंकि यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिक होगी, बच्चों का भी ख्याल। और वही साक्षरता दर 91 है, पंजाब से भी ज़्यादा है। और का निवल उपस्थिति भी 91 है। बिहार का 60 है, माने पंजाब से भी अधिक बिहार का भी है शिशु मृत्यु दर। और साक्षरता दर 47 है, सब पंजाब से भी कम है इसका। और 41 बिहार का है, जो 81 पंजाब से भी कम है। और सबसे आगे तो केरल है ही। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या करें। देखो अपने शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। अब देखिए पहले जन्मदिन की बात है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात देख लीजिए। साक्षरता दर का अनुपात दिया है। निवल उपस्थिति अनुपात देखो, 6 से 10 वर्ष की आयु के कुल स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। अच्छा, जैसे कि 7 से 10 वर्ष के बच्चे जितने थे देश में, उसके जितने बच्चे जा रहे हैं उनका प्रतिशत दिया गया है। तालिका 1.1 में देखिए आप 1.1 को आप देखे थे। दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल और बिहार से ज़्यादा है। 1.1 यहाँ दिया है लगता है, ये वाला 1.1 डी।